नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब वो आपके आंसर्स को चेक कर रहा होता है। वो किन चीजों को आपके आंसर्स में ढूंढने की कोशिश करता है जिसके बेसिस पे वो ये तय कर पाता है कि भाई इस बच्चे को कितने मार्क्स देने चाहिए। ये बच्चा अच्छा है या एवरेज है या बिलो एवरेज है, वो किन बातों के आधार पर तय करता है। या यूं कह लीजिए कि बेसिकली हमें आपको पूरा जो एक एग्जामिनर होता है ना, उसके माइंड को समझने की मैं कोशिश समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। और अगर आप एक बार ये समझ जाते हैं कि भाई एग्जामिनर के दिमाग में क्या चीजें चल रही होती हैं, तो फिर आप आसानी से उसी के अनुसार आंसर राइटिंग कर पाते हैं। तो सिर्फ ये कि भाई आप सवाल को कितना जानते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप आंसर लिख रहे हैं और जो व्यक्ति आपके आंसर को चेक कर रहा होगा वो कैसा है, उसके दिमाग में किन बातों को उसके दिमाग में कौन सी बातें होती हैं जिनके आधार पे वो आपको मार्क्स देता है। तो यहां पर हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। लगभग 8-9 ऐसी चीजें हैं जिसको मैं बताने वाला हूं डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एग्जामिनर आपके आंसर्स में ढूंढ रहा होता है। तो एक एक करके बात करते हैं, जो हम समझेंगे कि भाई एक एग्जामिनर क्या चीजें ढूंढ रहा होता है। तो सबसे पहली चीज, जब भी क्वेश्चन पेपर में आप आंसर लिखेंगे और वो किसी भी आंसर को चेक करेगा, तो वो सबसे पहले एक ही चीज करता है, पहले वो फटाफट से उस आंसर्स को थोरोली देखता है। देखिए, डिटेल में एक एक सेंटेंस वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत के जो 2-3 सेंटेंस होते हैं ना, वो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। और उसको पढ़ के वो ये समझ जाते हैं कि इन्होंने जो बच्चे ने आंसर लिखा है कि वो कितना रिलीवेंट है। ठीक है, रिलीवेंट टू क्वेश्चन। ठीक है, रिलीवेंट टू क्वेश्चन, कि आपसे जो सवाल पूछा गया है वो कितना, आपने जो आंसर दिया है वो उसके अनुसार कितना रिलीवेंट है। सबसे पहले तो एग्जामिनर यही चेक करता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, क्वेश्चन को बिना समझे या कभी कभी उनको शायद आंसर नहीं पता होता, तो कुछ भी लिखने के चक्कर में वो ऐसा आंसर लिख देते हैं जो बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर समझ जाता है कि इस बच्चे को नहीं पता। देखिए, हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं तो हम कुछ भी लिखाएंगे हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर आपसे ज्यादा समझदार है, तो इसीलिए क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी आंसर लिखें एटलीस्ट वो रिलीवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए अगर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई एक टीचर का, क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई एक टीचर का क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि भाई आप रोल बताओ कि एक टीचर का क्या रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। आप क्या करने लगे, आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ही लिखने लग गए और पूरा आपने इतिहास लिख दिया इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे होता था, अभी क्या सिचुएशन है। लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं बताया कि टीचर का क्या रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो ऐसे में फिर वो एग्जामिनर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर वो क्या करता है कि वो सोचता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इसको पता है, तो 1 नंबर आपको दे देता है, 1-2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन वो ये देखेगा कि भाई सबसे पहले कि आपने कितना रिलीवेंट आंसर लिखा है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो वो देखता है रिलीवेंस। दूसरा जो सबसे ज्यादा वो देखते हैं वो होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में फॉर्मेट भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मेट होता है। इन जनरल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए यही क्वेश्चन था कि भाई आप इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल होता है इसको बताएं। तो मान के चलिए यही क्वेश्चन है। अब इसका आंसर अगर लिखना है तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में जनरली क्या होता है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उस टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हमें इंट्रोडक्शन लिखना हो तो हमें 2 से 3 लाइनों में इंक्लूसिव एजुकेशन को पहले समझाना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं बॉडी, या आप कह लीजिए जो मेन कंटेंट है,
वो आपको बताना पड़ेगा, जिसमें कि बेसिकली आपको समझाना पड़ेगा बुलेट पॉइंट्स में, 5 6 7 जितने भी पॉइंट्स आपको पता हो उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि टीचर का क्या रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, कैसे वो फैसिलिटेट करता है, कैसे वो इनहेंस करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जितने भी आपको पता उसमें आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें तो वो हो जाता है बॉडी या मेन कंटेंट। और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है कि भाई इसके अनुसार जो भी कुछ आपने लिखा तो उसका एक कंक्लूजन बनाना पड़ता है कि भाई एक टीचर का इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज्यादा रोल है, या कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे जो भी चीज है कंक्लूजन आपको देना पड़ता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है कि आपने जो आंसर लिखा है उसमें कुछ ऐसा चीज है या नहीं है। या फिर अगर मान के चले कोई क्वेश्चन लेटर राइटिंग से लेकर के है, या फिर नोटिस है, जैसे कि नोटिस भी आपको पता है ना, ये सारी टॉपिक मेंशन है हिंदी इंग्लिश में, तो लेटर राइटिंग होगी, नोटिस राइटिंग होगी, तो इनका एक अपना फॉर्मेट होता है जहां पे आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि भाई किसको आप लिख रहे हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद मेन जो पार्ट होता है लेटर का वो लिखना पड़ता है, फिर लास्ट में आपको योर्स फेथफुली या जो भी है वो लिखना पड़ता है। तो ये एक फॉर्मेट होता है। इन द सेम वे नोटिस का भी एक अपना फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपको उस फॉर्मेट में वो आंसर लिखना पड़ता है। तो एग्जामिनर ये सारी चीजें चेक कर रहा होता है कि भाई आपने एक फॉर्मेट फॉलो किया है या नहीं किया है। आप बिना फॉर्मेट के बस लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे तो एग्जामिनर 2 3 लाइनें पढ़ेगा और फिर वो समझ जाएगा कि हाँ भाई जो चीजें लिखी गई हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, चीजें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं की गई हैं। ठीक है, तो वहां पे एग्जामिनर समझ जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर के मार्क्स काटने लगता है। तो ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीजों का आपको ध्यान रखना है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट चीजें जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि भाई एग्जामिनर उसका फोकस रहता है वो ये रहता है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसमें कितनी क्लैरिटी है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ आइडिया। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मान के चलिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ही बता रहे हैं तो कम से कम आप एक एक हेडिंग डाल के बताएं कि भाई आप जैसे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आप ये बताएं कि आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बता रहे हैं, आप इसके इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि इसके इम्पैक्ट को बता रहे हैं, तो आप एटलीस्ट क्लैरिटी लेकर के आए। ठीक है, तो क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्लैरिटी होने के लिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हेडिंग सब हेडिंग इस प्रकार से डाल के चीजों को लिखें, बुलेट पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक तो चीजें शॉर्ट लिखनी है। ठीक है, शॉर्ट में जितना हो सके आप, कि भाई अगर मान के चलिए आप इंपॉर्टेंस ही बता रहे हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स में उसको बता दें 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करके। इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज रखिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज रखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज रखने की आपको जरूरत नहीं है। मेन ये है कि हाँ भाई क्लैरिटी होनी चाहिए आइडियाज में। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि भाई क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो चीजें देखी जाती हैं, जो एग्जामिनर जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया या स्ट्रक्चर बताया जिसमें कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, ये मैंने बेसिकली आपको बताया अभी। तो होता क्या है कि जब हम ये सारे फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपना प्रेजेंटेशन इसको और कितना बेटर बना सकते हैं। जितना हम बेटर बनाएंगे एग्जामिनर उससे उतना ज्यादा प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया मान के चलिए, तो आप क्या करें कि जब बॉडी पार्ट पे जब आप आए, यहाँ पे जब आप कुछ लिखे कंटेंट, तो उसमें आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाएं। आप क्या करें, आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के हम बात करें तो हम कोई टेबल बना सकते हैं जहां पे हम कुछ डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कोई पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, कोई ग्राफ बना सकते हैं जहां पे हम कुछ डाटा प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के क्या चीजें हैं, क्या कदम उठाए गए हैं। कुछ इस प्रकार से हम इसको अगर यहाँ पे दिखाएं
तो उससे क्या होता है कि आंसर बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहे तो मैप्स का यूज कर सकते हैं। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देखें, जहां पे मैंने एड ऑन्स के बारे में बात की थी। ये सारे एड ऑन्स होते हैं। ठीक है, इन सारे एड ऑन्स का यूज करके आप अपने आंसर के प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा इंपैक्टफुल बना सकते हैं। एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है जब इस प्रकार से आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल लिखे जा रहे हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो उसको देखे और एक एक लाइन पढ़े। शुरू के 2-3 लाइन पढ़ लेगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी है। तो आपको क्या करना है कि कैसे ना कैसे करके आपको अपना मेन कंटेंट, मेन आइडिया ऐसे प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर का ना चाहकर भी ध्यान उस तरफ जाए। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो एग्जामिनर देख रहा होता है आपके में। इसके अलावा जो अगली चीज होती है, जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती है और एग्जामिनर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वो होता है कि जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो आंसर को पढ़ के एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि भाई ये बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है या फिर कि नॉर्मल एवरेज पर्सन है। ठीक है, आप क्या करें, आप जब भी आंसर लिखें तो कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है, तो उसको लेकर के वो टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए, या ईवीएस से जुड़ा हो, साइंस से जुड़ा हो, ठीक है, या मैथ से जुड़ा हो। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे जो इन सब्जेक्ट से आएंगे, तो जब आंसर लिखे ना, तो उन टर्मिनोलॉजी को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एजुकेशन पर ही कोई क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे के लर्निंग को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बच्चे की जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है। तो मान के चलिए आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि चाइल्ड लर्न्स थ्रू सीइंग अदर्स। ठीक है, कि बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। तो आप अगर चाहें तो इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि चाइल्ड लर्न्स बाय ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, या बाय ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, बाय ऑब्जर्वेशन। चाइल्ड लर्न्स बाय ऑब्जर्वेशन। अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो वर्ड यूज कर दिया ना, एक तरीके से एक टर्मिनोलॉजी होगी जो कि आपके आंसर को और ज्यादा इफेक्टिव बना रही है। या आप यूं कह लीजिए कि आप मान के चलिए आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि प्लांट रिलीज वाटर इन एयर। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपने एक स्टेटमेंट लिखा। आप चाहें तो आप इसको और बेटर बना सकते हैं। प्लांट जो वाटर रिलीज करते हैं उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट डू ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रकार की जब आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और उसको लगता है कि हाँ भाई, ये जो सामने वाला व्यक्ति जो आंसर लिख रहा है वो सचमुच में हाँ पढ़ के आया है चीजों को। ठीक है, आप बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट लिखते जाएंगे तो फिर वो एग्जामिनर को इतना इंपैक्टफुल नहीं बनाता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिस पर हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होगी जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, वो होता है मिस्टेक्स एरर। ठीक है, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मान के चलिए वो कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते कुछ गलत लिख दिया, तो वो क्या करते हैं कि उसको ये एक तो होता है कि मान के चलिए आपने कोई वर्ड लिखा है, जैसे ये लिखा मिस्टेक, तो वो क्या करेंगे कि उनको लगे मेरे स्पेलिंग गलत हो गई, तो वो क्या करते हैं इसको पूरे को ऐसे काटते हैं। वहीं कुछ होते हैं वो क्या करते हैं कि मान के चलिए उसने अगर गलत लिख दिया तो वो कैसे काटेंगे, वो पूरा इसको काला कर देंगे ऐसे। तो इन दोनों में जो सबसे बेकार लगता है दिखने में वो ये होता है। और जब आप गलती बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, मान के चलिए एक ही
पैराग्राफ में 3-4 लाइन की पैराग्राफ है और उसमें 2-3 कटिंग्स दिख जाए, तब तो भाई वो बहुत ज्यादा बेकार लगता है और फिर वो एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट भी करता है और एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगर आपसे कोई गलती हो तो पहली बात तो आपको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है और वो आप प्रैक्टिस से कर लेंगे, ठीक है। इसको मिनिमम करना है और मिनिमम मान के हो भी जाए तो सिर्फ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, उससे वो पता चले भाई गलत हो गया है कुछ, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप मिस्टेक्स और एरर एक तो ये मिनिमम करें, जितना कम करेंगे उतना ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा वो, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा भाई आंसर बहुत ही नीट और क्लीन है और वो खुश हो जाएगा इससे। लेकिन इस प्रकार की कटिंग अगर उसको दिख रही होगी ना, इस प्रकार की खासकर, या इस प्रकार की भी हो और बहुत ज्यादा संख्या में हो, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो एग्जामिनर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो आप इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगली चीज जो वो देखेंगे स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर, ठीक है। और ये खासकर तब होगा जब आप किसी लैंग्वेज का पेपर दे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, है ना, या हिंदी हो गया। तो ऐसे में जब इनके आंसर चेक किए जाते हैं तो क्योंकि लैंग्वेज ही है इसका, ये लैंग्वेज है, भाषा, और भाषा की सबसे खास बात ये होती है कि आप जब लिख रहे हैं तो आपकी जो स्पेलिंग्स हो या वर्तनी, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में वर्तनी, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है और अगर आप गलत लिख रहे हैं तो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। बाकी सब्जेक्ट्स में फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया या ईवीएस हो गया, उसमें एग्जामिनर थोड़ा सा आपको रियायत दे सकता है कि चलो कोई बात नहीं, मैथ्स में आपने कुछ गलत लिख दिया, थ्योरम की स्पेलिंग गलत लिख दी, पाइथागोरस की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो एग्जामिनर वो इतना उस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि वहां पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट लैंग्वेज की जब बात होती है, जब इंग्लिश या हिंदी में आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ऐसे में फिर वो स्पेलिंग एरर पे खास ध्यान देते हैं। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं स्पेलिंग इन्होंने सही लिखी है नहीं लिखी, और अगर एक दो निकल जाए तो चलिए ठीक है, वो माफ कर देते हैं, एक या दो। लेकिन अगर ये एरर बहुत ज्यादा हो, 5, 6, 7, 8 तक चली जाए, तब एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ भाई इस बच्चे को शायद ये भाषा ठीक से नहीं आती है। तो आपको क्या करना है कि इस पर भी ध्यान देना है, स्पेलिंग एरर कम से कम करनी है। अगला जिसपे आपको ध्यान देना है वो है जब आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, मैथ्स के आप सॉल्यूशन लिख रहे होंगे, तो आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, फॉलो स्टेप्स, ठीक है। जब आंसर लिख रहे होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं कि बस आपने किसी रफ पेज पे निकाल के आंसर लिख दिया डायरेक्ट भाई ये इसका आंसर है, नहीं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताना है, सारे स्टेप फॉलो करते हुए कि भाई फॉर एग्जांपल मान के चलिए किसी एंगल का ही क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, है ना, आप उसको ये एंगल दे दिया जाए, कुछ ये एंगल दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भाई ये वाला एंगल बताओ, है ना, ये दे दिया जाए कुछ कुछ ऐसे मान के चलिए और आपसे पूछे ये वाला बताओ। तो यहाँ पे एक तो है कि भाई हम ऐसे ही कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया डायरेक्ट भाई ये इसका आंसर है, लेकिन ये नहीं करना, आपको प्रॉपर स्टेप्स बताने हैं कि भाई ये 50 है तो ये कितना होगा, कौन सा यहाँ पे थ्योरम लग रहा है, वो सारा कुछ मेंशन करना और स्टेप बाय स्टेप करना है। मैथ्स में ये सबसे ज्यादा चीज जो है वो देखी जाती है कि आप प्रॉपर स्टेप वाइज आंसर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इन पर ध्यान दिया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में आपको बताने वाला हूं जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, और ध्यान जाता तो क्या है, हमारी आंखें ही उस तरफ अपने आप चली जाती हैं क्योंकि ये चीजें अट्रैक्ट करती है। जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अट्रैक्ट कर एग्जामिनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो होती है हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि भाई कितना साफ सुथरा काम आपने किया है, आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान जाएगा। देखिए मेरी हैंड राइटिंग तो भाई खराब है मुझे पता है, लेकिन मेरे को आंसर राइटिंग करना नहीं है, ठीक है, आपको जरूर करना है। तो आप क्या करें, अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करें, ठीक है, क्योंकि हैंड राइटिंग के लिए उसको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो ऐसे ऐसे पेपर भी पलटेगा ना, बिना पढ़े भी पेपर पलटेगा, तो हैंड राइटिंग दिख रही होगी कि भाई कितना सुंदर है कितना नहीं है। इवन पेपर उठाया उसने और बिना पढ़े जो सबसे पहले देख करके उसके मन को खुशी देती है वो होती है अच्छी हैंड राइटिंग। उसने आंसर अभी पढ़ा नहीं है कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कितना उसने चीजें रिलीवेंट लिखी नहीं लिखी, फॉर्मेट फॉलो किया नहीं किया, वो सब सेकेंडरी हो जाती है। देख के ही सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल होती है, जिससे कि एक एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वो होता है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग देखते कहेगा अरे वाह, अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी तो कहेगा अरे वाह अच्छी हैंड राइटिंग है इसकी, फिर वो ध्यान से उसको पढ़ेगा भी।
तो आपने अगर सब कुछ अच्छा लिखा प्लस आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आप समझ लीजिए आपके लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अब ऐसे बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, वो नाराज ना हो, निराश ना हो, वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से जो है आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये सारे 8-9 पॉइंट बताए हैं, ये सारे के सारे एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भी एग्जामिनर हूं और मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूं, तो मैं इन्हीं सब चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा, या कल को आप टीचर बन के बच्चों की जब पेपर चेक कर रहे होंगे, तो आप इन सब चीजों पे ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और उसी के बेसिस पे तय करेंगे भाई इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो एग्जामिनर भी सेम आपके साथ ऐसा ही करेगा, वो इन सब बातों का ध्यान रखेगा। और अगर आपको ये सारी चीजें पता है, तो आप इन सब चीजों पर काम करें, अपने में इंप्रूवमेंट लेकर के आए। और आंसर राइटिंग देखिए एक स्किल है जो कि एक्वायर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लिखना नहीं आता तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। ये विद इन अ मंथ आसानी से थ्रू प्रैक्टिस आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। तो आपको बस काम करते रहना है इन चीजों पे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, उन तक भी वीडियो पहुंचाइए, बहुत काम की वीडियो है। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।